सारा पाकिस्तान एक भूल भुलैया में रह रहा है कि हमारे हालात सिर्फ अच्छे होने वाले हैं। पाकिस्तान का डॉलर 212-13 का है और आप ये समझ रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम हो गया तो पाकिस्तान में हरा हरा हो गया। ये फिर बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। ये जो बेकार की बात है कि कौन किसने गलत किया किसने सही किया, वो तो बेकार सियासत इसी पे हो रही है। बेकार की बात कहां से होगी सर? 12 लाख तक सालाना कमाने वालों पर टैक्स नहीं लगाया था, वो भी लगाना पड़ेगा। तो सिर्फ IMF की नजर से देखना सही नहीं होगा कि जी IMF ने ये कह दिया कि टैक्स इतना लगा दी या पेट्रोलियम लेवी। एक मिलिट्री हुकूमत होती है ना, तो उसमें सिर्फ आसानियां होती हैं और फैसला जो भी ऊपर कर लिया जाए वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। अच्छा, अब देखिए, खुर्रम दस्तगीर ने बड़ी तफसील से बताया कि असल मकसद आने का क्या था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ हो कि बजट इतना इजीली पास हो गया। इसकी कसूरवार आप लोग भी तो है ना। इदारों को तबाह करने इलेक्शन कमीशन पे इनका बंदा बैठा हुआ है जो कि इनकी हर चीज को सपोर्ट कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। पाकिस्तानियों मुबारक हो, कौम का हर बच्चा जवान बूढ़ा मजीद कर्जदार हो रहा है। पाकिस्तानियों बहुत बहुत मुबारक हो, हम पहले से ज्यादा कर्जों की दलदल में अब फंसते चले जा रहे हैं। पाकिस्तानियों यकीन जानिए, आप सबको मुबारक हो जो पाकिस्तान हमने अपने बुजुर्गों, जवानों और बच्चों की लाखों कुर्बानियों के नतीजे में हासिल किया था, उसे हम कर्ज लेकर गैरों को बेच रहे हैं। एक बार फिर कहूंगा, मुबारक हो पाकिस्तानियों, अब हम पर मजीद टैक्सों के बोझ लादे जाएंगे। हुक्मरान अपनी नाकिस पॉलिसीज की बदौलत कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाकर, करप्शन को परवान चढ़ाकर, मुल्क को कौम को इस नहज पर लाकर अकरबा परवरी को अपनाकर कौमी खजाने का पेट भरने की खातिर यही हुक्मरान हमारी और हमारी आने वाली नस्लों का सौदा खुशी खुशी कर चुके हैं। और अहमकों की जन्नत में बसने वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि IMF से मिलने वाले कर्ज से मईशत बेहतर होगी। अच्छा, मुल्क तरक्की करेगा, रुपया मुस्तहकम होगा, पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी आएगी, मुल्क में खुशहाली आएगी। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी मईशत ऐसी हो चुकी है जिससे एक साल कर्ज उधार फंड्स ना मिलें तो अगला नहीं बल्कि इसी साल, ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं ना, इसी साल हमें इसके नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुआहदा तय पाया, इसके मुताबिक 1 लाख रुपए माहाना तक तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स दोबारा मुतारिफ करवाया जाएगा, जबकि जुलाई से पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में मरहलावार 50 रुपए फी लीटर लेवी के नाम पर लेने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। इस मुआहदे के बाद जो बजट का हजम होगा 9.9 ट्रिलियन रुपए हो जाएगा, जो कि वजीर खजाना की तरफ से 10 जून को पेश किए गए बजट के मुकाबले में तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 400 अरब रुपए तक बढ़ जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने 10 जून को 9.5 ट्रिलियन रुपए का बजट पेश किया था, जो इस माली साल के नजरसानी शुदा बजट से बमुश्किल 4% ज्यादा था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का महसूलात का हदफ बजट में तजवीज करदा 7 ट्रिलियन रुपए के मुकाबले में बढ़ाकर 7.440 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है। इसके बावजूद बजट खसारे का हदफ अपनी जगह वैसे का वैसा बरकरार है, जो 3.8 ट्रिलियन पर या मजमूई मुल्की पैदावार का 4.9% है। जनाब, जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक हुकूमत ने सालाना 150 मिलियन रुपए कमाने वाले अफराद और कंपनियों पर 1% इनकम टैक्स लेवी, सालाना 200 मिलियन रुपए आमदन वालों पर 2%, 250 मिलियन रुपए सालाना आमदनी वाले अफराद पर 3% और 300 मिलियन रुपए सालाना कमाने वालों पर 4% इजाफी शरह टैक्स आयद करने पर फैसला कर लिया है। बजट में 12 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी को टैक्स से मुस्तस्ना करने की तजवीज दी गई थी, यानी अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने कल IMF का मुतालबा मान लिया और 6 लाख से लेके 12 लाख रुपए सालाना कमाने वालों पर 2.5% इनकम टैक्स आयद करने पर रजामंदी जाहिर कर दी गई है। अब जनाब, अब भी इस शरह का निफ्स जो आमदनी वाले लोग इस वक्त अदा कर रहे हैं, ज्यादा आमदनी वाले तबके के लिए इनकम टैक्स दर्जनों स्लेब्स में काफी ज्यादा इजाफा किया जाएगा। इसके साथ साथ IMF अब मरकजी बैंक के साथ मिलकर मकामी असासों के बजाय
जनाब बैरूनी असासों, नेट इंटरनेशनल रिजर्व और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ को हतमी शक्ल देगा। वजीर खजाना ने उम्मीद जाहिर की है कि अब आलमी मालियाती इदारे की तरफ से फॉरेन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मौसूल की जाएंगी। अगरचा ये ब्रॉड एग्रीमेंट स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नाकाफी है, ताहम इससे ज़र-ए-बादला की मार्केट में 4 माह से फैली बेयकीनी की कैफियत खत्म हो जाएगी और इसी कैफियत की वजह से यकीन जानिए मुल्क की करेंसी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। डॉलर 212-213 का हो गया और इसके नतीजे में सरमायाकारों का एतमाद खत्म हुआ तो महंगाई की एक ऐसी लहर आई जिसको अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा। गुज़िश्ता रोज ही वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने एक दिन में मुआहदा होने की खुशखबरी सुनाई थी, क्योंकि हुकूमत ने टैक्स टारगेट बढ़ाकर 7.44 ट्रिलियन रुपए तक ले जाने और कुछ सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तेफाक भी कर लिया था। IMF ने भी पाकिस्तान को हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात को तस्लीम कर लिया था और वो 1 जुलाई से पेट्रोलियम पर 30 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने और 10.5% सेल्स टैक्स लगाने के मुतालबे से पीछे हट तो गया था। पेट्रोलियम पर GST का फौरी निफाज नहीं किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि उन्होंने आलमी मालियाती इदारे से प्रोग्राम का हजम $8 अरब करने और उसकी मुद्दत अगले साल जून तक बढ़ाने की दरख्वास्त की है। इस मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान को बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी। अब ब्रॉड बेस्ड एग्रीमेंट है या फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, उसका इन्हिसार IMF बोर्ड की मंजूरी पर होगा। हुकूमत पाकिस्तान को फाइनेंस बिल 2022 समेत नजर शानी शुदा बजट पार्लियामेंट में पेश करके इसकी मंजूरी लेना नागुज़ीर है, इसको लेनी पड़ेगी। यह बजट इस माह के आखिर तक मंजूर भी करवाना होगा ताकि 1 जुलाई, जो कि गालिबन बस कुछ ही दिनों के फासले पर है, वहां से उसका निफास किया जा सके। तो अगर आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर परेशान हैं तो जरा थहमिए, थोड़ा रुकिए, अभी इस पर मजीद इजाफा होगा क्योंकि इसमें लेवी लगी। जराए का यह कहना है कि इस मुआहदे में अमेरिका, जो कि IMF का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उसने भी अहम किरदार अदा किया है। लेकिन इन शॉर्ट जनाब, अगर मैं इसको, क्योंकि IMF की चीजें या बजट की चीजें इतनी खुश्क होती हैं कि मेरे और आप जैसे लोगों को समझ नहीं आती, ये लफ्जों का और हिंसों का हेर फेर होता है। जनाब इसी पर मजीद बात करेंगे। शब्बर जैदी साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कराएं और पॉलिटिकल एनालिसिस भी लेंगे। अंदली बब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा एक ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगी। लेकिन जनाब इस वक्त शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर जैदी साहब ये बताइएगा, मुआहदा तो हो चुका है, यह भी कहा गया है कि मुआहदा हो गया है और ये 1 साल के लिए हुआ है और ये मुआहदा पुराने मुआहदे की तौसीक है। मैं अगर सिंपल अल्फाज में आपसे पूछूं कि क्या इसके समरात पड़ेंगे महंगाई पर, पाकिस्तान की मईशत पर, डॉलर की जो ऊंची उड़ान है कुछ कम होगी? देखिए, एक जो पाकिस्तान में एक सिचुएशन थी जो बिल्कुल अनसेटल्ड थी, तो उस हिसाब से तो ये बेहतर है क्योंकि एक पोजीशन पे हम सामने आ गए। मगर अगर कोई ये समझता है कि इससे पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी या पाकिस्तान मुश्किलात से निकल गया है, तो वो गलत है। अच्छा। और पाकिस्तान अभी भी उन्हीं मुश्किलात में शामिल है जिस मुश्किलात पहले आती रही हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी सिद्ध है मगर ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये नहीं है तो फिर इस चीज को काबिल गौर किया गया। अब 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले को काफी खुश थे कि जनाब हमें चले टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए महीना कमाने वालों का वैसे ही गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है, अब उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, आप उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो जनाब ये बताइए, मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, स्लैब्स लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान के लोगों का जो मसला है वो तो डॉलर मुस्तकिल नीचे चला गया है और अब ये वापस आना बहुत मुश्किल हो गया है और अभी मजीद पेट्रोलियम लेवी लगने जा रही है और टैक्सेस भी लगने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर तो नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, रोजगार कम होगा और हालात अच्छे नहीं है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो कोई भी आप अच्छी खबर नहीं सुना। फिर ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मजीद सख्त फैसले करने पड़े तो हम करेंगे। आपकी नजर में और क्या मजीद सख्त फैसले हो सकते हैं? ये डॉलर क्या 250 तक जा सकता है, अल्लाह ना करे, या पेट्रोल 300 तक जा सकता है? देखिए, बात सुने, इनको मुझे ये समझ नहीं आती कि ये तो जो कुछ फैसले ये थोड़ी कर रहे हैं, फैसले तो IMF वाले कर रहे हैं या पाकिस्तान की बुनियादी मारूजी हालात कर रहे हैं। ये तो उस फैसले को में रुकावट बने हुए हैं या उसको सियासत कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ हाथों पे चल ही रहा है तो आप क्यों इक़्तिदार में बैठे हुए हैं? तो ये बेकार की बातें खत्म करें। अगर ये कुछ नहीं कर सकते
फॉर एग्जाम्पल इनको चाहिए कि बाजार बंद कराते शाम को 6 बजे, इन्होंने नहीं तो रोल नहीं है। इनको हम क्यों डिस्कस करते हैं? बेसिकली आप डिस्कस करते हैं, मैं तो इसको सीरियस नहीं लेता इस बारे में। तो आपको क्या लगता है, मईशत के माहिर हैं और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस वक्त सूरत हाल है क्या, बिगड़ती चली जा रही है? शहबाज शरीफ साहब भी जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये अभी मजीद फैसले सख्त करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है जो मौजूदा हुकूमत है वो इस सारी चीजों का मलबा पुरानी हुकूमत पर डालती है और कहती है कि वो खंदके खोद के गए थे जिसकी वजह से हमें मुश्किलात हो रही हैं, ये क्या उन्हीं के मुआहदे थे, उन्हीं के फैसले थे? देखिए मेरी बात सुने, ये तो हर बड़ा आसान है ये कहना कि गलत हुआ था और सही हुआ था। वो पाकिस्तान का IMF वालों से अगर आप समझते हैं गलत हुआ है तो आज सही करवा लें इसको। तो इस पर मैं बात नहीं करना चाहता, आप मुझसे आगे की बात करें। ये जो बेकार की बात है कि कौन किसने गलत किया किसने सही किया, वो तो बेकार है। इसी पे हो रही है, बेकार की बात कहां से होगी सर? पाकिस्तान को मईशत प्रॉब्लम है। जो बात मैंने 6 महीने पहले कही थी वो आज सारा पाकिस्तान कह रहा है। अब जो मैं आज कह रहा हूं अगर उसको आप समझ लेंगे, आपकी बात का अगर मतलब निकालूं तो फिर तो इस तरह से तो खान साहब की आदि ने आप कह रहे हैं कि ये तो बेकार की बात हो जाएगी कि अगर आप पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं। वो तो ज्यादातर आधी तकरीर ऐसी होती है। लेकिन खैर चलें, आगे की बात आपने कहा, आगे की बात कर लेते हैं। डॉलर 212 213 की तरफ चला गया, ये नीचे आएगा, ये ऊपर ही जाएगा? देखिए मेरी बात सुने, मैंने जब 6 महीने पहले कहा था, जब डॉलर 150 से भी कम का था कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री है, तो आप सारे परेशान हो गए थे। आपने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया था। अगर आप उस वक्त सीरियस लेते तो पाकिस्तान को आज हैंडल कर लेते। ठीक है। अब आज पाकिस्तान का डॉलर 212-13 का है और आप ये समझ रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम हो गया तो पाकिस्तान में हरा हरा हो गया। ये फिर बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को हर साल 7 से 8 बिलियन डॉलर बचाना है इंपोर्ट में, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, हम बिला वजह की बातें कर रहे हैं। तो ये फिर मैं आपको, अगर ये चीजें इन्होंने नहीं देखी तो फिर आने वाले वक्त में इनके लिए अजाब आने वाला है, सारी कौम के लिए अजाब आने वाला है। तो ये लोग ये नहीं समझते और ये लोग और सारा पाकिस्तान एक भूल भुलैया में रह रहा है कि हमारे हालात सिर्फ अच्छे होने वाले हैं। ये कोई बंदा था जो खराब कर गया है। हम एक बड़ा मजबूत मुल्क हैं, हम एक मजबूत मुल्क नहीं है। हमारी माशी पोजीशन बहुत कमजोर है, हमें अपनी चादर में रख के पैर फैलाने हैं। हम वो चीज नहीं देख रहे। जब मैंने 6 महीने पहले कहा था तो आप लोग हंस रहे थे। अब आज आप रो रहे हो, मैं भी आज रो रहा हूँ। मगर सवाल ये है कि मैं चाहता हूँ कि आगे सही हो जाए, मगर कौमी माशरती समाजी जो पूरी कौम है वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाया जाए। वो चले हुए बेचारे सियासतदान उनको बेवकूफ बना रहे हैं और वो उस बेवकूफी में लगे हुए हैं। उनको चाहिए कि इनको सीधा करें और इनको समझाएं कि भाई आगे पाकिस्तान को किस तरह सही करना है। ये तरीका नहीं है कि पिछला माहिदा गलत था इसलिए। लेकिन अभी इकदाम तो उठा रहे हैं आप, अगर थोड़ा सा अगर ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करूं कि इकदाम तो उठा रहे हैं, कह रहे हैं जनाब बैरून मुल्क से कोई चीजें लाई नहीं जाएंगी, डॉलर बाहर जाएगा नहीं, डॉलर को जो ना जमा करके रखना है, उसको रिजर्व करके रखना है। साथ साथ ये मार्केटें बंद करने का जो इकदाम उठा रहे हैं ताकि बिजली की लोड शेडिंग भी की जाए और उसकी वजह से भी डॉलर को बचाया जाए। ये तमाम इकदाम हैं, आपको लगता है इससे बेहतरी आ जाएगी या ये भी आपको लग रहा है बेकार की बात होगी? मेरी बात सुनने, कहाँ कर रहे हैं? 9 बजे क्यों किया? बिजली बंद करें मार्केट 6 बजे। बिजली में दुकान में लाइट जलनी नहीं चाहिए, दिन की रोशनी दुकान खोलनी चाहिए बस। बड़ी गाड़ियों का पेट्रोल बंद करें, क्यों नहीं करते? प्रोटोकॉल बंद करें, क्यों नहीं करते? तो देखिए ना, ये सारी बातें बेकार की बातें कर रहे हैं ना। प्रोटोकॉल बंद क्यों नहीं करते? अखबारों में ऐड क्यों दे रहे हैं अपनी कारकर्दगी के लिए? ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? ये जो बाहर वजीर खारजा साहब फिरते रहते हैं पाकिस्तान से बाहर, ये क्या करने जाते रहते हैं? ये सब चीजें खत्म करें ना। ये भी तो पाकिस्तान महंगाई भी तो है, किस तरह से 6 बजे बंद कर देंगे? महंगाई इससे ज्यादा है, कारोबार है नहीं, ताजिर बरादरी कहती है कारोबार है नहीं, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है, सकत खत्म होती जा रही है। तो अगर 9 बजे के बजाय 6 बजे पर ले आएंगे तो नुकसान और ज्यादा होगा ना, क्योंकि 6 बजे तक तो लोगों के ऑफिस भी होते हैं। खैर जनाब, आखिरी सवाल आपसे कि हुकूमत ये कह रही है अगले 3-4 महीनों में बेहतरी आ जाएगी, आएगी आपको लगता है? यार मेरी बात सुने ना, आप इनकी बात पे यकीन कर लें तो खुद आपको नजर आ जाएगा। ये तो देखिए ना, आप यही तो कह रहा हूँ, आप लोग फैक्ट्स एंड फिगर नहीं देखते ना। आप उनसे पूछे बेहतरी किस तरह आ जाएगी, समझाए ना जरा। क्या पाकिस्तान का करंट अकाउंट सही हो जाएगा? क्या पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सही हो जाएगा? क्या बातें कर रही है? इनको समझ है कुछ? तो ये तो आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और हम बेवकूफ बनते जा रहे हैं बेसिकली। पाकिस्तान के माशी हालात अगले दिनों में बहुत खराब है। अगर पाकिस्तान की कौम अपना हाथ तंग नहीं करेगी, कपड़ा नहीं करेगी, हम वो अयाशिया बर्दाश्त नहीं कर सकते जो आज हम कर रहे हैं।
और ये सारा जोर अशराफिया पर जाना चाहिए, जो नहीं जा रहा और अवाम की तरफ जा रहा है, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी खराबी पैदा कर रहा है। इसको हम गौर नहीं कर रहे और ये अशराफिया पाकिस्तान में हमारी किस्मत से खेल रही है। ठीक है शबर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके सीनियर रहनुमाई साबर गवर्नर साहब मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, IMF से मुआहदा तो हो गया है और इस वक्त काफी ज्यादा ये खुशखबरी के तौर पर कौम को बताया जा रहा है, लेकिन उसका जो मुआहदे के मंदरजात हैं वो इंतहाई खौफनाक किस्म के हैं कि आप लोगों ने 12 लाख तक सालाना कमाने वालों पर टैक्स नहीं लगाया था, वो भी लगाना पड़ेगा, लेवी आपको लगानी पड़ेगी। काफी ज्यादा मुश्किल हालात नहीं हो जाएंगे? IMF में जब आप जाते हैं तो मुश्किल ही हालात होते हैं, मतलब आसान तो नहीं होते। उनकी कंडीशंस जाहिर है, आप उनसे पैसे लेने जा रहे हैं, किसी बैंक के पास आप जाते हैं तो हर बैंक की अपनी कंडीशंस होती हैं कि जी आप ये करेंगे। कुछ चीजें जो होती हैं वो आपको मुश्किल जरूर लगती हैं, लेकिन वो आपके अपनी मईशत के लिए बेहतर हैं या नहीं है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है देखना। तो सिर्फ IMF की नजर से देखना सही नहीं होगा कि जी IMF ने ये कह दिया कि टैक्स इतना लगा दें या पेट्रोलियम लेवी, क्या हमारी मईशत में हम खसारा उतना करने के काबिल हैं जितना हमारा होता है। तो ये सारी चीजें देखने की हैं, कंडीशंस हैं, टफ हैं, टफ डेज है। डोंट यू थिंक सो आप लोगों के आने से पहले आप ये सारा मलबा खान साहब पे गिर जाता, ज्यादा बेहतर होता, आपको सियासी तौर पर बड़ा फायदा होता है इस चीज का। आप लोगों ने उनको हटाया, फिर ये सारा मलबा आप पे गिर रहा है, अवाम आप पे नाराज हो रहे हैं कि पेट्रोल आपने 84 रुपीज का इजाफा कर दिया है, डॉलर कहां से कहां चला गया, 184 पर आप लेकर आए थे 181 पर, अब 213 के करीब चला गया है। आपको नहीं लगता आप लोगों ने गलत फैसला कर लिया सियासी तौर पर? देखिए, एक बात तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी होती है वो कम्पीट कर रही होती है पावर में आने के लिए, पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो या किसी जगह भी हो। हालात जैसे भी हो, कभी आपने नहीं सुना होगा कि अमेरिका में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है तो डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा प्रेसिडेंट के लिए या कांग्रेस के लिए, या तो नहीं होता ना कुछ भी। जी मैं कह रहा हूँ सर, वक्त पे इलेक्शंस होते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि बीच में कोई अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या कोई धरना आ जाए? बिल्कुल होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो ये बड़ा रेगुलरली होता है। अब इन यूके की अगर हम बात करें तो ये जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, इनसे पहले जो थी मे जिनका नाम था, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ही की थी, पार्टी ने उनको फारिग कर दिया था, टर्म तो नहीं हुआ था। और उससे पहले भी जो थे, तो ये मतलब एक तो आपके आइन में लिखा हुआ है ना, इट इज नॉट अ फिक्स टेन्योर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह तो है नहीं कि फिक्स टेन्योर हो। पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो 172 पाकिस्तान के लिहाज से जिसके पास सर बिल्कुल पॉइंट आपका वैलिड है, हमारे पास 172 आ गया, हमने वैलिड पॉइंट है सर। लेकिन पॉइंट ये भी है ना कि सर वो 172 लाने के लिए आपने नारा लगाया था कि महंगाई को कम करेंगे, इसी बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के हवाले से। आपको नहीं पता था कि हालात इतने संगीन हैं और आप लोगों को मजीद चीजें महंगी करनी पड़ेंगी, आवाम पर बोझ डालना पड़ेगा? ये आपका सवाल सही है, बिल्कुल इसमें वजन है कि जी ये बाय चॉइस हमारे पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने की तो चॉइस थी ना, आज करते या 6 महीने के बाद करते या इलेक्शन के टाइम का इंतजार करते, वो हमारे पास चॉइस थी। जाहिर है उस पर बहस भी थी, 2 राय थी कि जी अभी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। रिग्रेट है हमारे ख्याल से 1.5 साल रहता था और हम समझते थे कि हम वो मुश्किल फैसले करके इकोनॉमी को दुरुस्त करके टर्न अराउंड कर लेंगे बाय द टाइम हम इलेक्शन में जाएंगे अगले साल। और अभी भी हमारी थिंकिंग ऐसी ही है, और फिर वो हमें एक प्लेटफॉर्म देगा अवाम के पास वापस जाने के लिए। देखें कि हमने ये मुश्किल वक्त में संभाला था हुकूमत और मुश्किल फैसले किए थे, देखें कि हमने आहिस्ता आहिस्ता महंगाई भी कम की है, दूसरी चीजों में भी आसानियां पैदा की हैं। अब अल्लाह करे हमारी जो थिंकिंग है वो वैसी ही हो। तो ये तो जाहिर है चैलेंज है, और ये उसी का प्रेशर भी हमारे ऊपर होगा कि अगर हमने नहीं डिलीवर किया और टर्न अराउंड किया इकोनॉमी को अगले 1 साल में, तो हमारे लिए मुश्किल। चैलेंजेस और भी तो बहुत सारे हैं सर। ये 2 तारीख को चेयरमैन नैब साहब की मुद्दत तो मुलाजमत खत्म हो गई थी, चेयरमैन नैब नहीं लगाया जा रहा। कहा जा रहा है कि पहले तो ये होता था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, अब ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात है चेयरमैन नैब को लगाने के लिए।
देखिए, एक मिलिट्री हुकूमत होती है ना, तो उसमें आसानियां होती हैं, और फैसला जो भी ऊपर कर लिया जाए वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। अच्छा। कोई भी चीज हो कि ये एक डिबेट का हिस्सा होता है, उसमें मुश्किलात भी होती हैं और हर एक की अपनी राय होती है, हर एक का अपना वजन होता है, और फिर तजर्बा भी होता है कि जाहिर है चाहे वो इत्तेहादी पार्टी हो या PMLN खुद हो, कि जी जावेद इकबाल को भी हमने ही लगाया था ना 2017 में, उस वक्त की ऑपोजिशन के साथ मिलकर, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। बिल्कुल। तो वो फैसला हम समझते हैं कि सही नहीं था। तो फिर एहतियात भी होती है, लोगों की राय होती है कि जी पिछली दफा जो गलती की थी वो दोहराई ना जाए। सर वैसे मुझे ब्रेक पर जाना है सर, प्रिसाइसली मैं एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाहता हूं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब का बयान आपने सुना होगा, काफी ज्यादा उस पर बहस हो गई। किस कैपेसिटी में उन्होंने बयान दे दिया कि जनाब हमारे पर केसेस बनते हैं इनके तो अगले 15 साल। आज खान साहब ने बयान दिया कि मैं ऐसी तैनाती करने जा रहा था जिसकी वजह से इनको डर था, खौफ था। इसको कितना आप सही समझते हैं, कितना गलत समझते हैं? इसको डिनाई करेंगे या खुर्रम दस्तगीर खान साहब के बयान की तौसीक करेंगे? पहली बात ये देखें, खुर्रम दस्तगीर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था कि जी ये हम चूंकि फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर करप्शन हमने की है, इस तरह से तोड़ मोड़ के इमरान खान साहब और PTI पेश कर रहे हैं कि जी उन्होंने बता दिया कि जी हम अपने केसेस से डरे हुए थे और अगर वो नवंबर में तैनाती हो जाती तो फिर हमारे लिए मुसीबत आ जाती। उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था कि इमरान खान हमेशा से, जो वो पिछले 4 साल में हमने देखा है हुक्मरान जब से बने थे, उनकी एक फैसिस्ट टेंडेंसी थी। वो चाहते थे कि जी वन पार्टी स्टेट हो, और बार बार जिक्र किया था। देखते जब चीन की वो सिस्टम की वो तारीफ करते थे, तो उसका मतलब क्या होता था, वहाँ वन पार्टी स्टेट, वन पार्टी रूल है। तो जी, तो वो उस हिसाब से उनका वो था कि जी ये कौन सा सिस्टम है जिसमें इधर भी जाना पड़ता है, उधर भी जाना पड़ता है और फैसले करवाने पड़ते हैं। He was obviously sick of many things, जो रियलिटी होती है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की। ठीक है कि जी आप के ऊपर चेक एंड बैलेंस। आप उसको डिनाई करते कहते हैं कि जनाब उनका वो मतलब नहीं था। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ सर मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद थे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और सूरत हाल मुल्क की सियासी कुछ इस तरह की है कि हुकूमत से हुकूमत होती हुई नजर नहीं आ रही, अपोजिशन से अपोजिशन होती हुई नजर नहीं आ रही। हुकूमत आए दिन महंगाई कर रही है। आज उन्होंने बड़ी खुशखबरी के तौर पर एक चीज बताई कि IMF से मुआहदा तय पा गया है, लेकिन उसके मंदरजात काफी ज्यादा खौफनाक थे। लेकिन राना सनाउल्ला ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलवा रहे हैं और उसके बाद बहुत सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस भी की जाएंगी। साथ साथ जनाब अपोजिशन का मामला यह है, उनके लिए भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि अदालतों की तरफ देखें। अपोजिशन सिर्फ इस वक्त अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, लेकिन वो भी कौमी असेंबली के अंदर नहीं है। एक सीट ऐसी है जो कि आमिर लियाकत हुसैन साहब के इंतकाल के बाद, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, उसके बाद वो जाहिर सी बात है खाली हो गई सीट। उस पर इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ना है, लेकिन उससे पहले जो कराची में ज़िमनी इंतखाब हुआ उसका उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। तो करना क्या है, इसी पर मजीद बात करेंगे। जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अंदलीब साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है, आपको मदऊ किया गया, आपकी जमात के मदऊ किया गया, मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपसे पूछ रहा हूं, जाएंगे आप लोग? देखिए ये हुकूमत जो है ये इम्पोर्टेड है, ये नाजायज है, ये मुसल्लत है। और अब इन्होंने सबने इकरार कर लिया कि ये किस तरह से आए। अब देखिए खुर्रम दस्तगीर ने बड़ी तफसील से बताया कि असल मकसद आने का क्या था। असल मकसद ये नहीं था कि जी महंगाई थी, क्योंकि महंगाई को क्या हुआ है, हमारी महंगाई तो आप सोचें 1000 दिनों में 55 रुपए पेट्रोल इंक्रीज हुआ, इनकी महंगाई में 15 दिन में 85 रुपए इंक्रीज हो गया। उसके अलावा बिजली जो है वो 55% इंक्रीज हुई, जो डीजल है वो 115 रुपए पे आ गया है, और आटा, दाल, चाय, और इसका हल क्या दे रहे हैं एहसन इकबाल साहब, वो कह रहे हैं जी कि आधा प्याली चाय का पिए। और अपने कमर जमान कायरा साहब कह रहे हैं कि जी आप चीनी खाना छोड़ दें अगर वो महंगी है। तो जब ये सारा इनका भांडा फूट गया और सब दुनिया को पता चल गया कि अगर इनको महंगाई का इतना था तो हमारे तो 4 रुपए बढ़े थे, तो इन्होंने महंगाई मार्च कर दिया था। आप भी करें ना महंगाई मार्च, आप लोग नहीं करते। ये आए इसलिए नाजायज तरीके से थे कि इनको पता था बकौल
खुर्रम दस्तगीर थे कि हमारे केसेस मैच्योर हो रहे थे करप्शन के, और हमें पता था कि साल 1.5 साल अगर ये हुकूमत लास्ट की तो हम सारे जो हैं वो पकड़े जाएंगे। 15 साल के बाद आते ही सबसे पहले इन्होंने ना महंगाई पे फोकस किया, ना मईशत पे फोकस किया, ना इन्होंने गवर्नेंस पे फोकस किया। इन्होंने फोकस किया कि आपने इदारे कैसे तबाह करने। अच्छा, आते ही सबसे पहले इन्होंने नैब के कानून को दफन किया और उसमें ऐसी ऐसी शिकें डाली हैं जिसका मतलब ये है कि जितने भी मुजरिम हैं उनको आप जेलें खोल दें और उनको कहें जी जाएं, और जेलों में सिर्फ वो बेचारा जो साइकिल चोर है, जो बेचारा वो क्या कहते हैं कोई खाना चोर है मजबूरी की वजह से, वो रह छोटे चोर रह गए, बड़े तो जब पता है कि ये लोग आए क्यों थे, इकरार कर चुके हैं, मान चुके हैं, सारे का सारा मुद्दा बाहर आ गया हुआ है, तो आपका ख्याल है कि ऐसे जिसको कहते हैं इकरार किए हुए कंफर्म्ड मुजरिम के साथ हम बैठने को और बात करने को? लेकिन अंजलि साहब, इसमें लगता ये नहीं है कि इसमें गलती आपकी भी है, आप लोगों की भी है? आपने ही ग्राउंड खाली छोड़ दिया, आपने कहा हम बैटिंग नहीं करेंगे तो हम ग्राउंड से बाहर चले जाएंगे। आप लोग अपोजिशन का किरदार अदा करते, कौमी असेंबली के अंदर बैठते, जिस तरह से आप पंजाब असेंबली में टफ टाइम दे रहे हैं और आप हमजा शहबाज की हुकूमत गिराने के दर पर हैं, तो आप कौमी असेंबली में तो बैठते, हो सकता है आप रोड़े अटकाते, मुश्किलात क्रिएट करते, और यही होता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ हो कि बजट इतना इजीली पास हो गया। इसकी कसूरवार आप लोग भी तो हैं ना, आप लोगों की वजह से भी तो मामला तो हो रहे हैं। जी, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप सही कहते, मैं आपकी बात मान लेती, ठीक है, अगर हम होते मेजॉरिटी में 2/3 वाली, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। जब हमें पता है, आप ये सोचें कि जो प्रेसिडेंट है वो वापस कर रहा है, उसके बावजूद वो जॉइंट सेशन में बुला के तो उन्होंने पास करवा लिए। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है ये कहां से आए हैं, ये इनके साथ कौन बंदे मिले हुए हैं, इनके साथ नंबर्स कैसे पूरे हुए, सब पता है। जब सब पता है कि ये सिर्फ और चोरी करने और अपनी पहली चोरी को दबाने आए हैं, इदारों को तबाह करने, इलेक्शन कमीशन पे इनका बंदा बैठा हुआ है जो कि इनकी हर चीज को सपोर्ट कर रहा है, जो कि जिसको कहते हैं आपके वोटर्स को तंग कर रहा है, इधर से उधर वोटिंग फेंक के, जो खुद कहता है कि जी मैंने इलेक्शन नहीं कराने, मैं तैयार नहीं हूँ। उसके अलावा आप नैब का हाल देख लें, उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का हाल देख लें, उसके बाद आई वोटिंग का हाल देख लें। सिर्फ आए हैं ये कि जुडिशरी पे प्रेशर डाल के इलेक्शन कमीशन को मिला के अपनी चोरियां बंद करवाने, क्योंकि बकौल खुर्रम दस्तगीर के कि हम ना करते ये तो हमने पकड़े जाना था अपने केसेस में। तो वो अपने आप को बचाने आए, अपने आप को रिलीफ देने आए, अवाम को रिलीफ नहीं देने आए। हम जब पता है कि इकरार जुर्म हो चुका। अच्छा, चले मैं इन तमाम चीज़ों पर बात करूंगा, आईएमएफ के मामले पर भी बात करूंगा जो आप अभी इस वक्त मुआहदा चल रहा है, लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है ना, आईएमएफ के कवानीन की आप बात कर रही हैं, और सॉरी ये नैब के कवानीन की आप बात कर रही हैं। जनाब, आपको याद होगा कुछ सहाफ़ी ऐसा कहा करते थे कि एक वीडियो की बुनियाद पर नैब चेयरमैन को चलाया जा रहा है, और उस वीडियो के अंदर जो खातून थी उनका बाकायदा ये बयान है, उन्होंने खुद ये बयान दिया था कि जनाब इस वीडियो आने के बाद खान साहब ने उनको कहा कि मजीद आपके एविडेंस है तो हमें दें, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मजीद एविडेंसेस भी वो बोलती हैं कि हमने दे दिए, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर वो ये भी बयान देती हैं कि जनाब मुझे 2 दिन या 2-3 दिन मुझे मेरे शौहर के साथ पीएम हाउस में रखा गया, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उस वक्त आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? मतलब आप लोगों ने एविडेंसेस मंगवा लिए, ये पहले लोग बात करते थे, अब तो वो खुद ये बात कर रही हैं। तो नैब को तो एक दूसरे को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सब सियासी जमातें होती हैं, जितने भी केसेस होते हैं वो सियासी तौर पर होते हैं, नैब के थ्रू बनवाए जाते हैं। तो आप लोगों ने भी क्या इससे मुख्तलिफ काम नहीं किया? आप लोगों ने भी तो ये काम किया। गालिबन मेरी आवाज अगर मैं आपसे ये कहूं जी जी कि इस वीडियो में ये खातून आपके प्रोग्राम के बारे में और आपके चैनल के बारे में ये बात कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये ठीक है? तो मैं अदालत में ले जाऊंगा। देखिए, हुकूमत में है ये, अब 2 महीने हो गए, इनको चाहिए था, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अब आके क्यों बोल रहे हैं? अगर वाहिद हुकूमत है जो करप्शन पे नहीं गई, ठीक है, और अब 2 महीने हो गए हैं, एक करप्शन का स्कैंडल अपने इदारों को कह के किसी पे प्रूव नहीं कर सके। बड़ी सिंपल बात थी, मतलब ये खातून तो आपके बारे में भी ये कह सकती है,
लेकिन इसको किसी ने इन्वेस्टिगेट तो करना था। अब अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने नहीं किया तो अब तो ये हुकूमत है। यही तो सवाल है, आप लोगों को तो करना चाहिए था ना। हम करेंगे। आज 60-65 दिन हो गए, एक चीज नहीं उठा सके ये। ठीक है, एक चीज नहीं उठा सके। ठीक है, चले बारे सबूत की बात मैं कर लेता हूं। ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त चल रहा है ना, बारे सबूत उस पर होगा। मतलब अगर मैं किसी पर इल्जाम लगाता हूं तो उसी को ये साबित करना है कि मेरा इल्जाम गलत है। अब इसको चेंज कर दिया गया। आपको नहीं लगता 90 रोज तक एक मुलजिम को पकड़ लिया जाता है, चार्जशीट नहीं पेश की जाती है, केसेस कौन से बनाने ये भी नहीं किया जाता है, एक रिमांड लिया जाता है, रिमांड में बंदे को उठा लिया जाता है। आज राना सनाउल्लाह साहब ये बात कह रहे हैं कि जनाब ये जो नैब कवानीन में चेंजेस की गई ना, इसी वजह से फराह खान भी महफूज हैं। अगर ये चेंजेस नहीं करते तो फराह खान के खिलाफ भी वारंट निकलकर सामने आ जाता। तो ये बारे सबूत वाला मामला जो चेंज हुआ है, आप इससे इत्तेफाक करती हैं? इदारे के कानून में तरमीम होनी चाहिए, क्योंकि जमाने बदलते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसमें तो कोई शक नहीं। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर साल रिव्यू करती है कि हमारे कानून क्या चेंज होने चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप वो सारे कानून, मसलन फॉर एग्जाम्पल एक कानून है कि जी बाप अगर उसने बेटे के नाम बेटी के नाम दे दिया है तो वो उसके बेटे और बेटी को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया जाएगा। यानी मैं चोरी कर करके अपने रिश्तेदारों के नाम करती रहूं, लेकिन चूंकि मेरे नाम नहीं है मैं जनाब महाचोर बन जाऊं और हा सबके नाम आपके नाम सबके नाम करके सबको पता मैं चोरी कर रही हूँ, लेकिन चूंकि मेरे नाम नहीं है, मेरी औलाद के नाम है, मैं कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल। आप इस किस्म के कानून करिए जिसमें आप खुला एक कहते हैं लाइसेंस टू लूट है। आप कह रहे हैं जी कि आए लूटे, अच्छा बाहर से पैसा जो होगा, अगर बाहर पैसा चला गया तो उसको आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। अगर बाहर से पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। मुझे बताएं कि आपको पता है कि ये किसके लिए है? ये शहबाज शरीफ के लिए। दूसरा बेनामी किसके लिए है? ये मरियम और नवाज शरीफ के लिए। आपको भी पता है कौन कौन से केसेस जो है ये माफ किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस किस्म के कवानीन अगर आपने माफ बंद करने हैं तो इसका मतलब क्या है? इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर, एक बात आपकी जो ना बात, ये पॉइंट जो मैं ऑनेस्टली मैं इस बात पे इत्तेफाक कर लेता हूं, आपकी जो बात है इसमें मैं इत्तेफाक कर लेता हूं। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें, आप लोग पंजाब में इतना टफ टाइम दे रहे हैं, पंजाब में आप कह रहे हैं कि हम हमजा शहबाज की हुकूमत भी कराएंगे, लेकिन विफाक से आप लोगों की नाराजगी, विफाक में आप कहते हैं रिजीम चेंज हुई है, रिजीम चेंज तो पंजाब में भी हुई है। अब ये जो IMF की बातें हैं, ये नैब की बातें हैं, आप लोगों के खुद भी डिसीजन पावर्स में क्लैरिटी नजर नहीं आती है। आप लोग अदालत की तरफ भी देखते हैं, आप ये कहते हैं कि जनाब अदालत की तरफ से डिसीजन आएगा तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। आपको नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में इस वक्त क्लैरिटी नहीं है? आपको लग रहा है इस बात को? देखिए कंफ्यूजन उसको नजर आ रही है जो अवाम के साथ नहीं है। अगर आप मुझे बड़ा अफसोस होता है, आपका चैनल तो नहीं, आपका बाकी चैनल्स को देख के, कि जब 1-1 रुपया बढ़ती थी ना तो ये माइक लेके जिसको कहते हैं पूरा महीना दिन रात प्रोग्राम करते थे। अब इनका माइक गायब हो गया, अब इनकी आवाज गायब हो गई है, अब ये जाते ही नहीं है। हम है वाहिद पार्टी जो अवाम के साथ 22 करोड़ के साथ खड़े, और 22 करोड़ हमारे साथ खड़ी है। उसके अलावा मीडिया से लेके आप देखिए, इदारों से लेके, मीडिया से लेके 15। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात मेंशन कर दूं, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सामने सवाल जरूर रखूंगा। जब भी ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ ना, 30-30 रुपए करके इजाफा हुआ, मैं खुद माइक लेके अवाम में गया था और मैंने पूछा था कि होना आराम है, अब ठीक है, आपको मसला तो नहीं है, पहले महंगाई थी, महंगाई के खिलाफ ही रिजीम चेंज हुई, तो अब सुकून है, आराम है। हम मुस्लिम नून हुकूमत में महंगाई हुई उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई हुई उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। इसका जवाब लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अंदलीब अब्बास साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंदलीब साहिबा, जब भी ये कीमतें बढ़ी हैं ना 30-30 रुपए करके, उस वक्त मैं खुद आवाम के दरमियान गया माइक लेके, कैमरा लेके, और मैंने उनकी राय मालूम की कि आपके दौर में ज़्यादा महंगाई थी कि मौजूदा दौर में ज़्यादा महंगाई है। और यकीन जानिए आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक्त कौन बैठा हुआ है। जितने मैंने बात की लोगों से, उनको ये होता है कि जनाब उनके घर का खर्च चल सके। तो मैं आपको मेंशन करना चाह रहा था, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जाते, हम लोग जाते हैं, चाहे वो आपके दौर में महंगाई हो, चाहे वो इस मौजूदा दौर में महंगाई हो। नहीं, मैंने आपका चैनल का कहा, मैंने कहा कि आपके चैनल ने ये किया है, लेकिन जो बाकी 98% चैनल्स हैं जो कि
एक एक रुपए पे चीखते थे, कोरोना के बावजूद, सारी दुनिया में मईशत डूबने के बावजूद। हाँ, और लेकिन अब वो एक खामोशी सी, सन्नाटा सा उन पे छाया हुआ है, और वो तावीलें दे रहे होते हैं कि जी वो इसलिए क्योंकि बाहर महंगाई हो गई दुनिया में। तो जब हम कहते थे कि बाहर महंगाई हो गई, तो उस वक्त तो वो मानते नहीं थे। बहरहाल मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इस वक्त क्या आपकी इदारे, क्या आपका इलेक्शन कमीशन, क्या आपकी हुकूमत, क्या आपकी ऑपोजिशन, क्या आपके बड़े, क्या आपके छोटे, अशराफिया, पुलिस, सब एक तरफ है और 22 करोड़ अवाम और पीटीआई एक तरफ है। अभी हम पूरा फोकस कर रहे हैं अपने बाई इलेक्शन पे, ठीक है, और साथ हमने पिटिशन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट पे कि हमारा जमहूरी हक जो है कि हम औरतें हैं। मेरे पे आपको पता है 6 केसेस हैं, 4 उसमें दहशतगर्दी के केसेस है मेरे पे, और एक दहशतगर्दी का जो केस मेरे पे है वो 7-8 है, जो कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म है। मेरा ख्याल है ओसामा बिन लादेन पे ऐसा केस नहीं होगा जो मेरे पे। क्या कर दिया आपने ऐसा? मुझे करे कि मैं दहशतगर्द हूं, सर मुझे चेक करें। एक केस पर कत्ल का है, एक केस कि मैंने कत्ल करने की कोशिश की। ये जरा चेक करें, कातिल और दहशतगर्द मेरे अगर मेरे जैसे दहशतगर्द और कातिल हो तो मेरा ख्याल है फिर सारे ही हो। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ आप इतना और सारा दिन क्या होता है, हम बेले लेने भाग रहे होते हैं और पता चलता है एक और केस हो गया, इस्लामपुरा थाने में हो गया, अब कत्ल का हो गया, अच्छा जी अब आप पे दहशतगर्दी का हो गया, अब आप पे ये हो गया, आप पे हो गया। लेकिन हम डटे हुए हैं। हमने ये बाय इलेक्शंस इंशाल्लाह आप देखना, पूरी कोशिश है इलेक्शन कमीशन की, पूरी कोशिश है इस पुलिस के साथ मिलके, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, इदारों के साथ मिलके हमें शाह साहब आप काफी ज्यादा पुरुमीद नजर आ रही है। शाह साहब काफी ज्यादा पुरुमीद नहीं है, वो ये बात कह रहे हैं, शाह साहब ये बात कह रहे हैं कि जनाब हमें 18 सीटें तो नून लीग के पास चली जाएंगी, हमें सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी, 20 सीटों पर इलेक्शन होना है ना, ज़िमनी इलेक्शन। तो वो कह रहे हैं कि 18 नून लीग के पास चलिए। अब ये उन्होंने के पास खबर है, उनका तज्जिया ये आपको बिल्कुल ये बात कह रहे हैं कि हमें हमारी स्ट्रेटजी क्लियर है। एक तरफ हमने सुप्रीम कोर्ट पे गए हुए हैं अपनी पिटिशन लेके कि हमें हमारा जमहूरी हक दिया जाए। औरतें, बुजुर्ग, 82 साल की औरत उसके घर में तोड़ के आप रात को 1:30 बजे दाखिल हो, 72 साल की खातून, माएँ बहनें, ये हम गए हुए पिटिशन पे। दूसरा, हमने ये इलेक्शन इंशाल्लाह आप देखना हक की जीत होगी। जब हम जीत जाएंगे और पंजाब की गवर्नमेंट इंशाल्लाह हमारे हाथ में होगी, तो फिर आप देखना इट विल बी अ मैटर ऑफ टाइम के फेडरल की गवर्नमेंट। अच्छा, ये मुझे बताइए, आमिर लियाकत हुसैन साहब की भी सीट खाली हुई है। आमिर लियाकत हुसैन साहब की सीट पर 27 को इलेक्शंस होंगे, उसमें आपने कैंडिडेट खड़ा करना है। ये कौमी असेंबली की नशिस्त है, ज़िमनी इंतखाब है, लेकिन अभी कराची की एक और नशिस्त पर इलेक्शन हुआ, उसमें आपने बॉयकॉट कर दिया। कौमी असेंबली के जितने भी ज़िमनी इंतखाब आपके ही इस्तीफे पर हो रहे हैं, उनमें आपने इलेक्शन नहीं लड़ना। पंजाब के लिए आप इतनी लड़ाई कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आमिर लियाकत हुसैन साहब के इंतकाल के बाद जो सीट खाली हुई उसमें आपने लड़ना है, बाकी का बॉयकॉट क्यों? शायद आपने, मैंने तो ऐसा इलेक्शन ही देखा जिसमें 8.3% टर्नआउट हो। अच्छा, लिटरली इस इलेक्शन को डिफंक कर देना चाहिए था। और सारी पार्टियों को 5,000, 8,000, 10,000 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और कराची ने बहुत ज्यादा इस पे मतलब प्रोटेस्ट किया है कि जी पीटीआई नहीं आई। और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी तो लोग वोट ही नहीं देंगे। इससे बड़ा इंडिकेटर क्या हो सकता है? ऐसा हल्का जहाँ 50% टर्नआउट हो और वहाँ 10% भी ना हो। इसलिए हमने ये सोचा है, और हमने जो कि बहुत ज्यादा नाराज थे कराची वाले, तो हमने सोचा कि हम इस पे कंटेस्ट करेंगे। अच्छा। और हम दिखा देंगे कि देखें, ये अगर 22 करोड़ अवाम किसी के साथ खड़े हैं तो वो तहरीक इंसाफ के साथ। इसलिए क्योंकि बाकी सारे मिलके अमेरिका की गुलामी में पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, बाकी सारे सर्टिफाइड चोर हैं, बाकी सारे जो हैं वो उनको 60% बिलों पे क्रिमिनल्स हैं। तो ये अगर आप पाकिस्तान को नहीं बचाएंगे तो क्या होगा? इसलिए हमने आप जिनको सर्टिफाइड चोर कह रहे हो, उन्होंने तो टेन्योर शायद पूरा करना है आप, और उसको आप रोकने में अभी तक फिलहाल नाकाम नजर आते हैं। तमाम चीजें आपने कर ली, अदालतों की तरफ भी आप देख रहे हैं। अब जो मुआहदा हो गया IMF से, उसके बाद महंगाई का एक अलग सुनामी आएगा, उसको भी रोकने के लिए इस वक्त आप वैसे और पार्लिमानी सियासत में नहीं है। आपको क्या लगता है जनाब, ये हुकूमत पूरी कर लेंगे? क्योंकि अभी तो उन्होंने 50 रुपए लेवी टैक्स भी बढ़ाना है, जिसको आपने बढ़ाया था तो उन्होंने जग्गा टैक्स कह दिया था, कहा था कि भत्ता होता है। देखिए, बात यह है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं
ये तो वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और आपको पता है कि हमारे चेयरमैन साहब ने कितनी दफा कहा कि मैं 6 महीने से टीवी पे आके न्यूट्रल्स के साथ बैठ के एक ही चीज कह रहा था कि हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, अगर हमने इसको छेड़ा तो टेल स्पिन में आ जाएगी, नोज डाइव कर जाएगी। क्योंकि ये लोग जब आएंगे तो इन्होंने इकोनॉमी के लिए तो नहीं आना, ये तो अपनी बचत के लिए आएंगे, क्योंकि इनको भी पता है, कोई पता नहीं कि अवाम इनको काबू ही ना कर ले। सही है। तो वो इसलिए टाइम कम है और इन्होंने उसमें एक तो अपने केसेस दबाने, ऊपर से चोरियां और करनी है और फिर बाहर भागने की कोशिश करनी है। तो ये सारा इनका प्लान है। हमने थैंक यू सो मच अंजलि अब्बास साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। टाइम मजीद आपसे बात करते सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।